हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2024 दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल पॉइंट्स पार्ट 5, जो हमारा वीडियो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग रहेगा। और हमारा वीडियो नंबर ये 6 आई थिंक रहेगा, 6 से 7 नंबर का होगा, जिसमें कि आज हम देखने वाले हैं 66 से लेकर टोटल 85 रूल अपने, 66 टू 85। और इसके पहले जो वीडियो आए हैं सभी की लिंक्स देखो डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। आप पीछे बैक में जाते जाएंगे तो आपको 1 से लेकर पूरा जितने भी हैं 65 तक रूल मिल जाएंगे सभी की वीडियो के। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रूल नंबर 66 आपके सामने है कि रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे कि हु, विच, दैट, ईटीसी के बाद वर्ब का प्रयोग उन नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है जिसके लिए उन्हें प्रयोग किया गया होता है। अब जो रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे कौन कौन से हैं, हु है, हुम है और दैट है। इनका प्रयोग सिर्फ उस वर्ब का इनके प्रयोग के बाद वर्ब का प्रयोग जो है उस नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करने के लिए होता है या उस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है जिनके लिए उन्हें प्रयोग किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल में है कि आई हैव सम बुक्स। अब बुक्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लगाना है सम बुक्स, और भिच लगा है तो भिच के जस्ट पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ बुक्स हैं, बहुत सारी हैं, तो इज ना आके क्या आना चाहिए, आर, इसलिए यहाँ पर आर आएगा इसमें। दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु नोज द ट्रुथ। अब देखिए बॉयज है, रिलेटिव प्रोनाउन हु है, हु के जस्ट पहले बॉय आया है तो हम यहाँ पर नोस न लगा के क्या लगाएंगे, नो, क्योंकि बॉय बहुत सारे हैं। यू आर द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स, सेम टू सेम गर्ल्स के लिए है। अब गर्ल्स यहाँ पर बहुत सारी हैं देखिए गर्ल्स बहुत सारी हैं तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग हैव आना चाहिए, सही है। लेकिन ये देखो ये जो शर्ट वर्ड लगा ना द ओनली का मतलब होता है कि सिर्फ एक। तो द ओनली के अकॉर्डिंग जब जैसे ही ये वर्ड आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर हम हैव ना लगाकर हैज को अप्लाई करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर सेंटेंस को बदलता बड़ा जल्दी है इंग्लिश में, आपको यही बस सीखना होता है। रूल नंबर 66 आपके सामने है कि अनरूअल कोई सिचुएशन आपके सामने हो जो कि अवास्तविक हो, इमेजिनरी टाइप की हो, को बताने के लिए हम बाज की जगह हमेशा वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऐसे सेंटेंस या क्लॉज इफ, एज इफ, एज थाउ, आई विश, वुड, दैट से शुरू होते हैं। ये जो वर्ड याद रखना है, इफ है, एज इफ है, इनका मतलब ही होता है काश या ऐसा होता। एज थाउ, आई विश मैं इच्छा करता हूँ, वुड दैट ऐसा हो जाता। जैसे कि इफ आई वर ए डॉक्टर, आई वाज लगाया है तो आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पर इफ जैसी कंडीशन है और अनरियल कंडीशन में है, मतलब ऐसा सिचुएशन हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है इफ आई वाज ए डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। यदि मैं डॉक्टर होता तो सर्व करता पुअर के, लेकिन हुई ही नहीं ना, तो मतलब अनरियल सिचुएशन हुई है। तो इफ आई वर ए डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर, मैं पुअर की सर्व करता। सी लुक्स एज इफ सी वाज ए रॉक स्टार। सी वह ऐसे दिखती है जैसे वह रॉक स्टार हो, जबकि वास्तव में है नहीं। तो हम सी के साथ बाज नहीं वर का यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट में आते हैं। आई विश आई वर ए किंग, आई विश आई वर ए बर्ड, मैं आशा करता हूँ कि मैं एक पक्षी होता लेकिन हूँ नहीं। तो ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखना होता है। रूल नंबर 68 है कि दैट सब प्लस सब्जेक्ट वर्ब या ऑल आए, सब ऑल जैसा वर्ड आ जाए या सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्वेश्चन वर्ड कोई आ जाए या फिर सब्जेक्ट या इन्फिनिटी टू और प्लस बी वन या फिर जेरंड के फॉर्म में आ जाए या फिर क्वेश्चन वर्ड टू प्लस बी वन इत्यादि सिंगुलर माने जाते हैं। इसलिए इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे कि डांसिंग इज एन आर्ट। तो डांसिंग देखो ये जेरंड है, डांसिंग क्या है, जेरंड। डांस का वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो जो जेरंड बन गया है। डांसिंग इज एन आर्ट, तो यहाँ इज का प्रयोग किया गया है। टू रन, टू रन क्या है, इन्फिनिटी है। टू रन ऑन दिस बम्पी रोड इज वेरी डिफिकल्ट। इस बम्पी मतलब उबड़ खाबड़ रोड पर दौड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाउ टू लर्न, अब ये हाउ टू के बाद देखो लर्न आया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये क्वेश्चन वर्ड भी है स्टार्टिंग में हाउ। तो हाउ टू लर्न इंग्लिश वाज ए प्रॉब्लम। व्हाट यू टीच इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट यू टीच, जो तुम पढ़ाते हो, इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर यू को देख के वर मत लगाइए कि वेयर लगा देंगे। तुम जो भी पढ़ाते हो उस इस पूरे फ्रेज को देखा गया है। व्हाट यू टीच, जो तुम पढ़ाते हो, इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है कि व्हाट सी डज डज नॉट हर्ट मी। वह जो भी करती है मुझे हर्ट नहीं करता है। वेयर ही लिव्स, अब ही के अकॉर्डिंग लिव्स बिल्कुल सही है, इज नॉट नॉन टू मी। तो वेयर ही लिव्स ये पूरा एक फ्रेज है, पूरा सब्जेक्ट समझ लीजिए इसको आप।
इसके बाद ही हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 69 में है कि जब अरिथमेटिक के एक्सप्रेशंस या सम्स का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, सब मतलब जोड़ना, तो इनके अनुसार इनके साथ सिंगुलर या प्लूरल दोनों में किसी भी वर्ब का फॉर्म प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि 2 and 2 is 4, तो ये भी सही है, जबकि 2 and 2 are 4, ये भी सही है, तो ऐसे दोनों लगा देते हैं। नॉर्मन लुइस के अनुसार बोथ वर्ब्स आर इक्वली एक्सेप्टेबल इन दिस और एनी सिमिलर कंस्ट्रक्शन। जैसे कि पॉल रॉबर्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग ग्रामर नाम की बुक में कहते हैं, क्या कहते हैं कि व्हेन द सब्जेक्ट इज proposition in arithmetic the singular is rather more common though the plural is sometimes used। मीन्स जब प्रपोजिशन का यूज हुआ हो, जैसे कि 2 is 2, 2 and 2 is 4, जब प्रपोजिशन व्हेन द सब्जेक्ट इज ए प्रोपोजिशन, जब सब्जेक्ट आपका एक क्या प्रोपोजिशन हो अर्थमेटिक जैसे सब वर्ड में, तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ज़्यादा यूज कर लेते हैं रेदर देन हम प्लूरल वर्ब के। अब यहाँ पर देखिए किस और कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने दिए गए हैं यहाँ पर सेंटेंस के। तो जैसे कि ये लिखा है कि 5 from 10 is 5, 2 times 3 है ना is 6, सम का बता रहा है पूरा। 3 divided by 5 gives you 0.6। रूल नंबर 70 है। रूल नंबर 70 है कि वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग हमेशा करना है और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करना है, लेकिन उसके बाद आने वाले जो विच, हु, विच, एज, दैट जैसे बट, ये जो वर्ड है ना, इनके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग और प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के अनुसार होता है, ना कि वन के अनुसार। मतलब कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, उसके बाद जो भी आपके ये वर्ड आ रहे हैं हु, विच, रिलेटिव प्रोनाउन, इनके बाद ही हम जो वर्ब का प्रयोग करना है वो इनको देखकर नहीं, ये हमारे नाउन या प्रोनाउन को देखकर करना है जो सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे कि लॉल्मा इज वन ऑफ द गर्ल्स, अब ये गर्ल्स है, देखो तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा प्लूरल। टॉयल एंड मॉयल डे इन डे नाइट। सपना इज वन ऑफ द डांसर्स, तो डांसर्स के अकॉर्डिंग हु का प्रयोग करेंगे। जब ये ओनली जैसा वर्ड आता था ना, अभी ऊपर देख के आए थे द ओनली, तो फिर यहाँ सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिंगुलर में हो जाता है। परंतु द ओनली, देखो अभी आगे वर्ड वाला द ओनली और वन ऑफ, द ओनली वन ऑफ नाउन प्रोनाउन आए और रिलेटिव प्रोनाउन लगा हो बीच में, रिलेटिव प्रोनाउन यही वाले हु, विच जो रिलेट करते हैं हमारे पीछे नाउन या प्रोनाउन से, तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दिस इज द ओनली वन ऑफ द बुक्स, तो द ओनली के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज लगाएंगे, हैव नहीं, नीचे वाला सेंटेंस सही है। रूल नंबर 71 है कि जब संख्या के दर्शाने वाले नाउन को न्यूमरल्स नाउन कहा जाता है। जैसे कि 100, 1000, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, डजन, स्कोर, etc। इन न्यूमरल नाउन से पहले किसी डेफिनेट नंबर का प्रयोग हुआ हो तो इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे कि he has donated 50,000 rupees to the rehabilitation fund। अब ये देखो क्या था कि जब न्यूमरल्स नाउन को जो संख्या को दर्शाते हैं उनको न्यूमरल्स नाउन कहते हैं, ठीक है। यदि न्यूमरल नाउन से पहले किसी डेफिनेट नंबर को दर्शाया जाए तो हम प्लूरल का इनका नहीं बनाएंगे, उसके अलावा प्लूरल बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर 1000 के पहले 50 लगा है, तो इनका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ही हैज डिनोटेड 50,000, तो थाउजेंड्स ना होकर क्या होना चाहिए 1000, क्योंकि 1000 के पहले 50 जैसा वर्ड लगा है एक, और 50 क्या है, एक न्यूमरल है। 1, 2 डजन्स ना होकर 2 लिखा है तो 2 डजन खाली आएगा। अब देखो ये मिलियन अकेला है, तो मिलियन की जगह क्या होगा मिलियंस, क्योंकि कोई मिलियन के आगे 2 मिलियन 3 मिलियन तो है नहीं, तो मिलियंस हैव कमेंटेड ऑन द फेसबुक पेज। 50 lakhs, 50 है तो लैख नहीं, क्या लाख्स नहीं आएगा, क्या आएगा लैख ओनली। 50 lakh हैज बीन पेड इन एडवांस। रूल नंबर 72। आप दोस्तों खुद देख रहे हो कि धीमे धीमे देखो हमने लगभग अभी कंप्लीट होने वाले हैं, थोड़ी देर में 85 हमारे रूल कंप्लीट हो जाएंगे, और आप भी देख रहे होंगे कि कितनी जल्दी सब कुछ हो गया है, और रिवाइज भी करना है आपको, फिर PDF डाउनलोड करना होगा, प्रिंट आउट निकालना होगा। तो इट्स बेटर कि आप साथ में मेरी यहाँ पर वीडियो एक बार देख लीजिए और PDF से रिवीजन करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रूल नंबर 72 है कि यदि दो सेम नाउन्स के बीच प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ हो तो
दोनों नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। मीन्स अगर दो नाउन है, नाउन और नाउन, इनके बीच में अगर प्रपोजिशन हो तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना। हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं ये जो, नहीं सॉरी, ये प्रपोजिशन जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। वर्ब की अभी बात ही नहीं करी। जैसे ही वाज आस्किंग क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस ना होकर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, दोनों में एस हटा देंगे, ठीक है। जैसे ट्रेन आफ्टर ट्रेन, तो यहाँ ट्रेन आफ्टर ट्रेन है, तो इसके बाद देखो दोनों वर्ड सिंगुलर हैं, सही है, तो हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब चाहिए। बीइंग कैंसल्ड बिकॉज ऑफ थिक फॉग, अवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग डेज बाय डेज, नहीं क्या होगा, डे बाय डे। यू नीड नॉट बैक फ्रॉम डोर्स टू डोर्स, डोर्स टू डोर्स ना होकर क्या होना चाहिए, डोर टू डोर। रूल नंबर 73, फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन केस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन के फॉर्म में देखिए प्रोनाउन के फॉर्म क्या होते हैं। यदि प्रोनाउन की तुलना सब्जेक्ट से हो रही हो तो इस प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करना चाहिए। यदि प्रोनाउन की तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही हो तो हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का करेंगे प्रयोग। सब्जेक्ट से हो तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट से हो तो ऑब्जेक्टिव, सीधी बात है। यू आर मच बेटर देन मी, तो क्या होगा यहाँ पर, यू आर मच बेटर देन आई, तुम्हारी तुलना मुझसे हो रही है, तो यहाँ पर आई का प्रयोग है। आई विल नॉट बी सिलेक्टेड बिकॉज सी कंसीडर्स यू मोर डिजर्विंग देन मी। अब तुम्हारी तुलना, ये ऑब्जेक्ट है, आई जो है सब्जेक्ट है, लेकिन इससे तुलना हो रही है यू से मेरी, तो यू अगर ऑब्जेक्ट है तो ये भी हमारा मी क्या हो जाना, आई क्या होना चाहिए, मेक मैच कन्वर्ट, ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए। जैसे कि ये है कि सी कैन नॉट वर्क हार्ड, सी कैन नॉट वर्क सो हार्ड एज हिम, तो ये सब्जेक्ट की तुलना करना है उस लड़की की तुलना लड़के से, तो ही का प्रयोग करेंगे, हिम का नहीं। कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं। आई कुड हार्डली बिलीव इट बट आई फाउंड देयर टॉलेस्ट प्लेयर वाज शॉर्टर देन आई, तो आई ना होकर क्या होना चाहिए, मी, क्योंकि वहाँ पर ये हमने टॉलेस्ट प्लेयर मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी तुलना करना है, तो आई के स्थान पर मी का प्रयोग करेंगे। कॉन्ट्रेरी टू अर्लियर रिपोर्ट्स आई फाउंड हिम ब्राइटर देन मी, अब हिम की तुलना मी से। ही इज एवरी बिट एज गुल्टी एज, ही इज एवरी बिट एज गुल्टी एज आई, तो ही की तुलना आई से, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। फोर्थ नंबर है, यू डोंट हैव एनी रीजन टू बी एज एंग्री एज मी, नहीं होगा एज आई एम, क्योंकि यू का कंपैरिजन आई से। ही इज फैटर देन आई, तो यहाँ पर आई एम लगा सकते हैं, आई एम। यू मे बी रेस्ट अस्योर्ड दैट माधव नोस मोर देन आई, तुम्हारी तुलना मुझसे, तो फिर आई डू यहाँ पर लगा देंगे। 7th नंबर का रूल है कि though she appears to be very tall, she is just an inch taller than me। अब देखो उस लड़की की तुलना हो रही है मुझसे, तो फिर यहाँ मी क्यों आएगा, यहाँ आई आना चाहिए ना, taller than आई, आई एम। आई डू नॉट राइड एज फास्ट एज ही, डू नॉट राइड एज फास्ट एज आई, वह मुझसे तेज नहीं लगता है जैसे आई डू, है ना। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर, तो इधर हर के स्थान पर सी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यू सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से। नो अदर टाइपिस्ट इन दिस ऑफिस इज एज स्लो एज सी, तो यहाँ पर हर न लगा के सी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा। रूल नंबर 74 है, हैड बेटर, हैड रेदर, वुड बेटर, वुड रेदर, सूनर देन तथा एज सून एज के बाद बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग होता है। यू हैड बेटर गॉन अब्रोड फॉर हायर स्टडीज, यू हैड बेटर, बेयर इन्फिनिटी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू हैड बेटर गो अब्रोड फॉर हायर स्टडीज, ये सही होगा। आई वुड एज सून डाई एज टू बैग, नहीं, बेयर इन्फिनिटी का मतलब है टू हटा दीजिए, एज बैग। सी हैड सूनर डू, डन नहीं होगा, क्या होना चाहिए, डू देन से एनीथिंग। यू हैड बेटर गो नाउ और यू विल बी लेट, तो यहाँ पर गो उनकी जगह पे गो होगा। 75 देखते हैं। यदि इन्फिनेटिव वर्ब का एक्शन फाइनाइट या प्रीसीडिंग वर्ब के एक्शन से पहले हुआ हो तो परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। जैसे कि से है, सीम है, अपीयर है, डिनाई है, एडमिट, कन्फेस, क्लेम, रिकलेक्ट, रिमेंबर, रिकॉल, रिग्रेट,
बिलीव, रिपोर्ट, सस्पेक्ट, रिक्वायर, रिपोर्ट, अंडरस्टैंड, अलीक, लर्न, होप, एक्सपेक्ट और प्रिटेंड ईटीसी ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद परफेक्ट पार्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। जैसे ही प्रिटेंटेड टू लॉस हर नंबर, तो ही प्रिटेंटेड टू लॉस्ट हर नंबर, प्रिटेंड के बाद परफेक्ट इन्फिनिटी, तो टू हैव लॉस्ट हर नंबर। नेक्स्ट है सी क्लेम्स टू मीट ए नंबर ऑफ फेमस पीपल, तो क्लेम्स है टू हैव मीट का प्रयोग करेंगे। अब होप आ गया है, टू हैव फिनिश्ड का प्रयोग करना है यहाँ पर। तो बस ये कुछ वर्ड होते हैं, उनको हमें बस याद रखना होता है। जैसे स्प्लिट इन्फिनिटी की बात करते हैं हम रूल नंबर 76 में, तो स्प्लिट इन्फिनिटी का प्रयोग गलत माना जाता है, इसलिए टू तथा वर्ब के बीच किसी एडवर्ब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टू तथा वर्ब के बीच किसी एडवर्ब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली ग्रांट मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, ये सही स्ट्रक्चर होगा। आई एडवाइज्ड हिम टू केयरफुली, नहीं, क्योंकि 2+B1 तो हमने पढ़ा है, तो टू हैंडल द सिचुएशन केयरफुली, आई एडवाइज्ड हिम टू हैंडल द सिचुएशन केयरफुली। रूल नंबर 77 है कांट बियर और कांट हेल्प और कांट स्टैंड, ये 3 वर्ड जो हैं अपने बाद जिरंड का प्रयोग लेते हैं। जैसे कि आई कांट बियर सीइंग यू इन पेन, तो कांट बियर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कांट हेल्प के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आई कुडंट हेल्प यू, आई कुडंट हेल्प लाफिंग, ये जो वर्ड है अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे। एग्जाम्पल है इनके कि वन कांट हेल्प प्रेसिंग, अब देखो हेल्प आ गया है तो प्रेसिंग लगा है, बिल्कुल सही है, मतलब नो एरर है। ही कुडंट बट हेल्प, तो ही कुडंट बट नहीं आएगा, ही कुडंट हेल्प, है ना, कुडंट हेल्प होता है ना, बट कहाँ से बीच में आ गया है, हटाइए इसको। रूल नंबर 78 है कि फाइंड, कैच, लीव, स्पेंड और बेस्ट क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। देखो रूल ऐसे खतरनाक है, मतलब हर स्टेशन पर आपकी गाड़ी रुक रही है। फिर से देखिए, फाइंड, कैच, लीव, स्पेंड और बेस्ट ऐसी क्रियाओं के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई फाउंड हिम, तो फाउंड के बाद हम टू वेट ना लगा के वेटिंग, आई फाउंड हिम वेटिंग फॉर समवन। सी कॉट हिम, स्टील ना होके स्टीलिंग हर नेकलेस। ही लेफ्ट मी सिटिंग अमॉन्ग देम, यहाँ पर हम इस तरीके से प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 79 है कि ईदर और नीदर का प्रयोग। देखो ईदर का अर्थ होता है दो में से कोई एक, नीदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। जब दोनों की बात की जाए तो ईदर और नीदर का प्रयोग नहीं होता है। यदि दो से अधिक की स्थिति में ईदर के स्थान पर एनीवन या नीदर का प्रयोग और नीदर के स्थान पर नन का प्रयोग करते हैं। जब दो से अधिक लोग हों तो ईदर की जगह पे एनीवन और नीदर की जगह पे नन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि एनीवन ऑफ हिज हैंड्स, तो ये देखो हैंड्स हैं तो ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर नन ऑफ ईदर ऑफ हिज हैंड्स वाज इंजर्ड। नन ऑफ टू गर्ल्स कैन डू इट, तो दो गर्ल्स की बात की जा रही है तो नन ना आके नीदर ऑफ द टू गर्ल्स। ईदर ऑफ द थ्री बॉयज से दो से ज्यादा है तो एनी वन ऑफ द थ्री बॉयज। नीदर ऑफ द स्टेट्स इन इंडियन इकोनॉमिकली सो साउंड, तो यहाँ पर नीदर ना आकर नन ऑफ द स्टेट्स आएगा। रूल नंबर 80 है कि प्रेफरेबल के बाद हमेशा टू का प्रयोग होगा, देन का प्रयोग गलत होता है। इस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव नहीं बनाया जाता है, इसलिए मोर प्रेफरेबल लिखना या बोलना गलत होता है। दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल, तो प्रेफरेबल के बाद, प्रेफरेबल के पहले कभी मोर और दैट जैसे वर्ड नहीं आते हैं। दिस बुक इज प्रेफरेबल के बाद हमेशा टू आएगा, प्रेफरेबल टू मी। रूल नंबर 81 है कि देन से पहले ओल्डर का प्रयोग होता है, एल्डर का नहीं। एल्डर का प्रयोग हमेशा नाउन के साथ किया जाता है और इसका प्रयोग फैमिली रिलेशन बताने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? एल्डर का प्रयोग, इसलिए हम देन से पहले ओल्डर का प्रयोग करते हैं। ही इज माई ओल्डर ब्रदर, तो ब्रदर क्या है यहाँ पर, जो कि देखो यहाँ पर ओल्डर है तो ही इज माई ओल्डर ब्रदर, तो यहाँ पर ब्रदर हमारा फैमिली रिलेशन वाला है तो इसके साथ हम ओल्डर ना लगाकर क्या लगाएंगे? एल्डर। और वैसे भी ये देखो पढ़ा है कि देन के पहले हम ओल्डर लगाते हैं ना कि एल्डर। नेक्स्ट है सी इज 5 years एल्डर देन हर ब्रदर, तो यहाँ पर देन है तो देन के पहले ओल्डर लगाएंगे, एल्डर नहीं, ठीक है। ही इज एल्डर टू हर, सो ही हैज टू लुक आफ्टर हर,
अब देखो एल्डर यहाँ कोई रिलेशन नहीं बता रहा है कि हर जो लड़की है उसके भाई है बहन है, ऐसा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए आप कि एल्डर का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ कोई ब्लड रिलेशन जैसा चीज़ हो। लेकिन ओल्डर कहाँ लगाएंगे? अगर हम बात करते हैं आपसे ओल्डर की, तो ओल्डर किसी भी पर्सन के साथ लगा देते हैं जो हमसे बड़ा होगा। ही इज एल्डर ये वाला है। रूल नंबर 82 है, जब किसी एडजेक्टिव के बाद दैट क्लोज का प्रयोग किया हुआ हो तथा इस एडजेक्टिव से पहले टू का प्रयोग एक रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होता है, ऐसी स्थिति में टू के स्थान पर सो का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सी इज टू लेजी दैट सी कैन नॉट डू इट। अब देखिए यहाँ पर दैट लगा हुआ है, तो दैट के पहले हम सो का प्रयोग करते हैं, टू का नहीं। तो यहाँ पर सो दैट, और पहले भी इसके पहले मैंने बताया है कुछ ऊपर वाले नियम में जो होंगे वे हो चुके हैं कि सो के साथ हम दैट का अलग प्रयोग करते हैं, सो दैट। ठीक है, तो सी इज सो लेजी दैट सी कैन नॉट डू इट। दे आर टू ऑनेस्ट ना होकर दे आर सो ऑनेस्ट दैट दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनी ब्राइब। ब्राइब मतलब जो लेते हैं दूसरों से फिरौती टाइप की, वही ब्राइब। फिरौती नहीं कह सकते, वो तो रैंसम होता है। मतलब ब्राइब मतलब किसी से खाते हैं ऊपर का रुपए, वही एक प्रकार का होता है ब्राइब, है ना। आगे देखिए, जब दैट क्लॉज से पहले सिर्फ नाउन हो तो सच प्लस नाउन का प्रयोग करना चाहिए, या फिर यूं याद रखें कि सच के साथ दैट का प्रयोग करते हैं, सच दैट या सो दैट, ये दोनों अपने साथ में दैट लेते हैं। तो ही इज सो बॉय, सो बॉय सो दैट तो आता है, ही इज सो दैट, सो बॉय नहीं होगा। लेकिन देखो क्योंकि बॉय क्या है यहाँ पर नाउन है, हमें ये सो जो है वो एडजेक्टिव शो करता है। ही इज सो लेजी, सो के बाद एडजेक्टिव आता है, ये नाउन नहीं। तो ही इज सच बॉय दैट यू कैन नॉट ट्रस्ट हिम, तो यहाँ पर सच ए बॉय का प्रयोग करेंगे, ही इज सच ए बॉय। दिस इज ए हाउस सच दैट, ये तो कुछ रॉन्ग ही कंस्ट्रक्शन लग रहा है, तो दिस इज सच ए हाउस, यह एक ऐसा घर है, तो सच ए हाउस का यूज करना होगा हमें। भी देखो, यदि दैट क्लोज से पहले एडजेक्टिव नाउन का प्रयोग हुआ हो तो सच या सो दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कब? जब दैट क्लोज से पहले एडजेक्टिव प्लस नाउन इन दोनों का प्रयोग हुआ हो। जैसे ही इज सच ए स्ट्रॉन्ग मैन, देखो तो यहाँ पर दैट लगा सकते हैं। सच ए स्ट्रॉन्ग, सच क्या है? एडजेक्टिव है, ए स्ट्रॉन्ग मैन हमारा क्या है? नाउन है। ही इज सो स्ट्रॉन्ग ए मैन दैट ही विल डू इट इजली, ये दोनों ही कंस्ट्रक्शन सही होते हैं ऐसे। सी पार्ट देखिए इसका कि टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का प्रयोग शुद्ध माना जाता है, इसलिए दैट क्लॉज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लोज होगा तो टू इन्फिनेटिव वाला फॉर्म सही माना जाएगा। इस कंडीशन में सो का प्रयोग नहीं करते हैं। और टू जो हमारा है वो नेगेटिव सेंस में देता है हमारा, जैसे सी टू वीक टू वॉक, तो यहाँ पर सो वीक ना होकर क्या आएगा? टू वीक टू वॉक। ही रैन सो फास्ट ना हो कि ही रैन टू फास्ट टू बी कॉट अप, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता है। रूल नंबर 83 है कि जब फेयरली और रेदर इन दोनों को साथ में यूज किया जाता है तो इनके अर्थ समान होते हैं, परंतु टू सम एक्सटेंट बट नॉट वेरी होता है इनका। मतलब कहने का अर्थ ये होता है कि ना ज़्यादा और ना कम, मतलब मॉडरेट और रीजनेबल लेवल पर होते हैं। दोनों में फ़र्क यह है क्या है कि फेयरली का प्रयोग उन एडजेक्टिव से पहले होता है जो गुड सेंस देते हैं, जबकि रेदर का प्रयोग वहाँ करते हैं जो बैड सेंस देते हैं। जैसे कि आई नो हिम रेदर वेल, मैं उसे अच्छे से नहीं जानता हूँ, क्या नेगेटिव सेंस दे रहा है? आई नो हिम फेयरली वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। मतलब ये, अब ये बहुत अच्छे से बोला, अब वो नहीं है कि अरे तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो नेगेटिव सेंस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर पॉजिटिव वाला लेंगे, ही आई नो हिम फेयरली वेल, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वी आर वर्किंग इन ए फेयरली कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, हम एक अच्छे कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करते हैं। इट वॉज ए फेयरली डिफिकल्ट क्वेश्चन ना होकर इट वॉज रेदर ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि डिफिकल्ट है जो कि निगेटिव सेंस दे रहा है। सी फेल एंड हर्ट हर लेग फेयरली बैडली, अब देखो फेयरली और बैडली दो दो एडवर्ब कैसे साथ में आ सकते हैं? तो सी फेल एंड हर्ट हर लेग रेदर बैडली, बहुत बुरी तरीके से। रूल नंबर 84 है कि यदि सिंस फॉर ऑल हाउ लॉन्ग ऑल अलोंग या फिर होल जैसे टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग हुआ हो तो हमेशा हम पास्ट, ये परफेक्ट एस्पेक्ट में होता है ये, हम इनके साथ हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। किसका? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। जैसे
आई नो हिम फॉर द लास्ट 7 डेज, लास्ट 7 ईयर्स से जानता हूँ मैं उसे, तो आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 7 ईयर्स, ये सही होगा। मिस्टर शर्मा इज वर्किंग, तो इज वर्किंग है कब से, सिंस 1994 से, तो क्या होगा, हैज बीन वर्किंग सिंस 1994। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस प्रोफेशन, हाउ लॉन्ग ये आ गया, हाउ लॉन्ग, ये देखो हाउ लॉन्ग, तो हम क्या लगाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होगा। सिंस का प्रयोग कब करते हैं हम, और फोर का प्रयोग कब करते हैं, ये देखिए कि सिंस का प्रयोग तो हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं जो हमारा डेफिनेट टाइम होता है, लेकिन फोर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं जो कि एक ड्यूरेशन होता है। ये क्या होता है, एक ड्यूरेशन होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि जैसे कि सिंस मंडे, सिंस 4 o'clock, सिंस जनवरी, सिंस 1947, ये हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, 4 6 months, 4 1 minute, 4 2 days, 4 a decade, एक डेकेड से, यहाँ हम 4 का प्रयोग करते हैं। बच्चे भी कभी कभी बड़ा शोर करते हैं। यदि सिंस का प्रयोग टाइम को डिनोट करने के लिए हुआ हो तो इसके बाद आने वाले क्लॉज हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त करते हैं, जैसे कि ही हैज नॉट मेट हिम सिंस, ही हैज रिजाइंड नहीं, ही रिजाइंड एज द प्रेसिडेंट। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस ही केम हेयर। यहाँ पर एक और आप कंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं कि जब सिंस जैसा वर्ड वाक्य में बीच में प्रयोग हो तो ये कनेक्ट करता है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट परफेक्ट को बीच में सिंस आएगा और ये कनेक्ट करेगा किसे, पास्ट परफेक्ट से, सॉरी सिंपल पास्ट से या पास्ट इंडेफिनिट से, जो कि आप यहाँ पर देखो दोनों ही कंस्ट्रक्शन ऐसे ही आप देख सकते हैं। अब इनके बेस पर वेरियस एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे हैं ये, कि जैसे कि फर्स्ट है कि हाउ लॉन्ग आया है, तो हाउ लॉन्ग के साथ हम क्या लगाएंगे, बर तो आएगा ही नहीं, तो हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। अहूजा हैं, लिव कर रहे हैं, रह रहे हैं कहाँ, कॉलोनी में, फॉर द लास्ट 8 ईयर्स, लास्ट 8 ईयर्स से, तो अहूजा हैज बीन लिविंग, क्या होगा, हैज बीन लिविंग आएगा। डायरेक्टर है अपनी कंपनी का, और कंपनी का, डज नॉट बिलीव किस पर, बी आर वर्किंग सिंसियरली एंड विथ इंटरेस्ट फॉर ऑल दीज ईयर्स, देखो दीज ईयर्स है लंबा समय है, तो बी हैव बीन वर्किंग, क्या आएगा, बी हैव बीन वर्किंग का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। आई डू नॉट नो किसको नहीं जानते हैं, वेदर यू आर अवेयर बट सी इज टॉकिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 hours, वह 3 घंटे से लगातार ये बात कर रही है, इस बात से तुम अवेयर हो कि नहीं, तो यहाँ पर इज का ना प्रयोग करके हम हैज बीन का प्रयोग कर लेते हैं। द फैमिलीज आर लिविंग, फैमिलीज रह रही है कहाँ, गुलमोहर पार्क में, फॉर द लास्ट 2 decades, 20 सालों से, तो फैमिली हैव बीन लिविंग रहे, क्या होगा, हैव बीन लिविंग। 6 है आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फादर, अब देखो मैं अपने फादर के लिए वेट कर रहा हूँ कब से, पास्ट 2 hours से, तो बिल्कुल सही है, हैव बीन लगाया है, कंस्ट्रक्शन भी यहाँ भी सही है। नलिनी से सी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991, तो इज ना होगा, सी हैज बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। दे आर रिसाइडिंग ना होकर, दे हैव बीन रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 decades। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पर नो एरर, यहाँ भी बिल्कुल कंस्ट्रक्शन सही है, हैज़ बीन लगा रखा उन्होंने। इसी तरीके से 10वां है, देखो सी वॉच वॉकिंग फॉर आवर्स, तो वॉच वॉकिंग ना होकर क्या होना चाहिए, हैड वॉक्ड या फिर हैड बीन वॉकिंग, इन दोनों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पीछे आप देखिए ध्यान से यहाँ पर 4 hours का प्रयोग हुआ है लंबे समय के लिए। दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन, कब से, 3 सालों से, तो दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन, क्या होगा, हैज बीन गोइंग ऑन। आई एम वर्किंग, कहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, एट माई प्रेजेंट जॉब, सिंस द डे, उसी दिन से, तो आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग। यहाँ पर ये रूल 85 को लेते हैं हम, लास्ट रूल इस वीडियो का। एज इफ और एज थाउ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इन बातों को समझिए। देखिए एज इफ और एज थाउ जो वर्ड है, इस दो जो वर्ड है, ये प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है इनको, खासकर यह बताने के लिए कि जब प्रेजेंट टेंस में किया जा रहा काम शायद सत्य है, शायद, तो ही लुक्स एज इफ या एज दो ही इज योर बॉस, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, इज का, तो हमारे प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है। ही स्पीक्स, वह ऐसे बात करता है जैसे कि ही लर्न्स पेंटिंग, जैसे वह पेंटिंग सीखता हो। लेकिन जब ये एज इफ और एज दो का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में हम प्रेजेंट के अर्थ में किया जाता है, तो यह बताने के लिए कि प्रेजेंट में जो कोई परिस्थिति है वो कैसी अनरियल है,
अवास्तविक है। तो एज इफ और एज थाउ के साथ हम वर्ब के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि ही वॉक्स एज इफ, वह ऐसे चलता है जैसे कि अर्थ बिलोंग टू हिम। तो यहाँ पर बिलोंग्ड हमारी सिंपल पास्ट की सेकंड फॉर्म होती है। ही टॉक्स एज इफ, ऐसे बात करता है एज थाउ सी वर फ्रॉम युगांडा, जैसे कि वह युगांडा से हो। ही स्पीक्स एज इफ, वह ऐसे बात करता है या एज थाउ ही न्यू अस, जैसे वह हमें जानता हो, है ना। तो ये एक नेगेटिव सेंस में आ जाता है। एज इफ और एज दो का प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट टेंस में भी तब होता है जब पास्ट की कोई अनरियल सिचुएशन हो। जैसे कि ही लुक्ड, वह देखा, कैसे, एट मी, देखो पास्ट का है ना। एज इफ ही हैड बीन मी, ही हैड सीन मी बिफोर, जैसे वह मुझे पहले देख चुका हो। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने टोटल अपने 66 से लेकर 85 रूल तक कंप्लीट कर लिए हैं। 66 to 85, ठीक है। और इसके आगे फिर हम करेंगे 86 से लेकर 95 तक। उसके बाद फिर हमारे 96, 97, 98, 99 लगभग अभी 2 वीडियो और आएंगे ऐसे, तो आपके पूरे रूल ये 99 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड 78 हम इस समय ये स्वतंत्रता दिवस अपना मना रहे हैं 2024 में। आप मुझे कमेंट करके बताना कि स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति कौन हमारे झंडे को अनफेयर करते हैं, अनफर्लिंग करते हैं, या फिर उसको ध्वजारोहण करते हैं, ठीक है, ये बताना। और किस जगह पे करते हैं, लाल किला पर या फिर ये इंडिया गेट पर करते हैं, जो कि कर्तव्य पथ हमारा बन गया है, ठीक है दोस्तों। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, थैंक यू।